जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और मैं आपको वेलकम करता हूं सीडीएस की इस विक्रांत बैच में। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है राजपूत पीरियड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोस्ट गुप्ता एज। साउथ इंडिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के अंदर राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी। और गुप्ता एज के बाद हमने लास्ट लेक्चर में यह भी डिस्कस किया था कि किस तरह से नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स के बाद में वर्धन डायनेस्टी का राइज हुआ था। लेकिन हमने ये बात भी करी थी कि वर्धन डायनेस्टी का जितनी तेजी से राइज हुआ था उतनी ही तेजी से वर्धन डायनेस्टी का फॉल भी हुआ था। तो फिर उत्तर भारत में वर्धन डायनेस्टी के फॉल के बाद में क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं वो हमारे आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एजेंडा रहेगा। और वो जो डेवलपमेंट्स होते हैं पॉलिटिकली उनको हिस्टोरिकली इतिहासकारों ने नाम दिया है राजपूत काल, या उसको सिंपली राजपूत पीरियड कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका टाइमलाइन मैं आपको बताता हूं कि इसका टाइमलाइन क्या माना जाता है। एक बहुत ही लंबा फेज है ये भारत के इतिहास में। मतलब भारत की खास तौर पे जो एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री है उस पूरी एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर इतना लंबा फेज कोई सा भी नहीं रहा किसी एक नाम से जो जाना जाता हो। मुगल्स आते हैं 1526 में और 1857 तक भी हम मान लें कि अगर मुगल्स थे तो भी लगभग 300 साल के आसपास होते हैं। बट एक्चुअली तो मुगल्स औरंगजेब के 1707 के बाद ही डिक्लाइन हो गए थे, तो वो उतना भी नहीं है। दिल्ली के सुल्तानों को देखें तो 1206 में उनका राइज होता है, 1526 में एंड हो जाता है। और वैसे भी खिलजी तुगलक डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत काफ़ी वीक भी हो जाती, तो वो भी बहुत लंबा फेज रूल नहीं करते। मौर्यंस एक बहुत बड़ी पावर होते हैं, लेकिन मौर्यन पावर भी 323 बीसी से लेके 232 बीसी तक ही स्ट्रांग रहती है और उसके बाद बड़ी तेजी से उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 185 बीसी तक आते आते। गुप्तास डेफिनेटली बहुत रूल करते हैं। लगभग 250 एडी से लेके 550 एडी के बीच में गुप्तास अपने प्रेजेंस को बनाए रखते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, लेकिन ये भी 300 साल ही था। लेकिन राजपूत काल एक बहुत ही लंबा पीरियड है जिसमें कि हम देखते हैं कि कई अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं, भारत के अलग अलग इलाकों पर रूल करती। इनमें से कुछ डायनेस्टीज बहुत बड़े इलाके में रूल करती हैं, लेकिन कुछ डायनेस्टीज बहुत छोटे इलाके तक ही लिमिटेड रहती है। बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए थे। आज इस चैप्टर में जब हम राजपूत पीरियड के बारे में बात करेंगे तो हम उन सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस को भी एड्रेस करेंगे कि वो क्या क्या सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे गुप्त काल से लेके राजपूत काल के बीच में। लेकिन सबसे पहले इसका टाइमलाइन मैं आपको बताऊं, जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि बहुत लंबा फेज है ये। 650 एडी से लेकर 1200 एडी मान सकते हैं अपन। ऐसा कोई एंड का पर्टिकुलर ईयर नहीं है, लेकिन जैसे दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर तो वहां से राजपूत काल का एंड मान लिया जाता है उत्तर भारत में। तो दिस इज 1206 एडी। तो ये एक ऐसा फेज है इंडिया की हिस्ट्री में जो एक नाम से जाना जाता है और सबसे लंबा फेज है। ये देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे इस फेज के अंदर, ये फेज क्या था। आज की टॉपिक्स में हम कंप्लीटली राजपूत पीरियड के बारे में ही बात करेंगे और साथ ही फोकस रखेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। साथ ही साथ कुछ मेजर डायनेस्टीज और रूलर्स की भी हम बात करेंगे और उनके अचीवमेंट की भी बात करेंगे। लेकिन एक एक डायनेस्टी को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, वो मुश्किल कर देगा चीज़ों को। इसलिए सिर्फ जो खास रूलर्स रहे थे, कब से लेके कब तक उन्होंने रूल किया था, उतना ही हम देखेंगे। तो मेजर रूलर्स एंड देयर सक्सेस। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज का लेक्चर बेस्ड होगा। और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड दी राजपूत्स ओरिजिनेट, उनका ओरिजिन कैसे हुआ था। ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग एग्जाम के अंदर। तो आज जितनी भी मेजर थ्योरीज है और उन मेजर थ्योरीज को कौन कौन से विद्वानों ने, कौन कौन से स्कॉलर्स ने प्रोपोगेट किया है और उन थ्योरीज का मतलब क्या है, पहले एक एक करके वो जानते हैं। सबसे पहली थ्योरी है
द राइज ऑफ न्यू पावरफुल ग्रुप्स बाय, ये थ्योरी जो है, थ्योरी बाय मतलब कि इन्होंने नहीं किया था न्यू पावरफुल ग्रुप्स का राइज, इन्होंने ऐसा थ्योरी दिया है हरमन कलके एंड एच सिन्हा। अब ये जो पॉइंट है कि राइज ऑफ न्यू पावरफुल ग्रुप्स, व्हाट डज दिस मीन्स? 646 एडी में एम्परर हर्षवर्धन की डेथ हो जाती, और एम्परर हर्षवर्धन की डेथ के बाद एम्परर हर्षवर्धन का मिनिस्टर जिसका नाम अरुणाश्व था, वो कोशिश करता है थ्रोन को ऑक्यूपाई करने की। कर ही ली होगी थ्रोन ऑक्यूपाई उसने, जब रूलर मर गया था, रूलर के जो उत्तराधिकारी उसके जो सक्सेसर्स थे उनको पकड़ लिया था और उनको पकड़ के प्रिजनर बना दिया था, तो थ्रोन तो ऑक्यूपाई कर ली होगी। लेकिन हमको एक बात क्लियरली समझ में आती है कि अरुणाश्व उस लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाता है जो सम्राट हर्षवर्धन की थी। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जबरदस्त पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। देखिए, गुप्तों का दौर या गुप्तों के बाद वर्धन्स का दौर एक डिसेंट्रलाइजेशन का दौर था, जहां पे अगर कोई पैरामाउंट पावर बन भी जाती थी तो वो पैरामाउंट पावर सेंट्रली रूल नहीं करती थी। पैरामाउंट पावर अपनी प्रोविंसेस को बहुत सारी ऑटोनॉमी दे देती थी, और वो ऑटोनॉमस प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग चीफ्टन्स और अलग अलग क्लैंस अपने हिसाब से अपने इलाके में रूल करते रहते थे। बस जो सेंट्रल पावर होती थी उसको कुछ ट्रिब्यूट पे करते थे और उसको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। तो जब सम्राट हर्षवर्धन की डेथ होती है और अरुणाश्व उतना अच्छा लीडर साबित नहीं हो पाता है, तो ये जितने भी ऑटोनॉमस पावर्स थी जो कि सेंटर से कनेक्टेड थी, अब वो सेंटर से लूज हो गई, कंप्लीटली कट ऑफ हो गई, और इन सारी ऑटोनॉमस पावर्स ने इंडिपेंडेंस अज्यूम करना शुरू कर लिया। ये सब आजाद हो गए, और यहीं से शुरुआत होती है उस दौर की जिसको हम राजपूत काल बोलते हैं। और ये पॉइंट जो कह रहा है न्यू पावरफुल ग्रुप्स, तो वो जो न्यू पावरफुल ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, तो न्यू पावरफुल ग्रुप्स क्या है? द सामंत ऑफ वर्धन्स। तो ये दो विद्वान ये कहते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के बहुत सारे सामंत थे जो सब योद्धा थे, कमांडर्स थे। भी पुराने जमाने में जो लड़ सकता था वही शासन कर सकता था, कोई डेमोक्रेटिकली चुनाव नहीं होते थे। तो जितने भी ये सामंत थे, इनके पास जो भी शक्तियां थी, ये सारे सामंत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और यही सामंत, यही वंश आगे चल के राजपूत के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी थ्योरी जो एक ब्रिटिश विद्वान प्रोपगेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ ट्राइबल ओरिजिन। विंसेंट स्मिथ ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी 650 एडी से लेके 1206 एडी के बीच में, जो ट्राइब्स क्षत्रिय नहीं थी, ना ही वो ट्राइब आर्य थी, लेकिन बाय दिस टाइम उन्होंने अपने आप को मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग बना लिया था। और क्योंकि वो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हो गए थे, इसीलिए इस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के फेज में उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर भी बना लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जिसके पास फौज होती थी वही राज करता था। तो पहले कुछ पावर्स ने जो अदरवाइज ट्राइबल नेचर की थी या नॉन क्षत्रिय थी, पर उन्होंने भी अपना मिलिटराइजेशन करके अपने को स्ट्रांग मिलिट्री बना लिया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने इलाके कैप्चर करके एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर राइज करना शुरू कर दिया। तो विंसेंट स्मिथ की ये थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी को बहुत से लोग अधूरा मानते। वो ये मानते हैं कि जितने भी राजपूत वंश है वो सारे के सारे ट्राइब से शायद ओरिजिनेट नहीं हुए थे, उनमें से कुछ हो सकते हैं जो कि ट्राइब से ओरिजिनेट हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सारे के सारे राजपूत वंश ट्राइब से ओरिजिनेट नहीं हुए। तो फिर और थ्योरीज की यहाँ पे स्कोप बनता है, और ऐसी ही एक थ्योरी आती है जो एक प्राचीन थ्योरी है, जो इंडियन थ्योरी है, फ्रॉम द फायर पिट, अग्निकुल थ्योरी। ये है प्योरली इंडियन थ्योरी, या इसको माइथोलॉजिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं। ये थ्योरी शायद मैंने किसी और क्लास में आपको भी बताई होगी पहले भी, लेकिन एक बार फिर और मैं बता देता हूं। ऐसा माना गया कि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में राक्षसों का बोलबाला बहुत हो गया, और राक्षसों ने ऐसी गतिविधियां करनी शुरू करी जिससे वैदिक धर्म का नुकसान होना शुरू हुआ। जैसे कि कोई ऋषि मुनि
तपस्या करते, ध्यान करते या अनुष्ठान करते, यज्ञ करते, तो ये राक्षस आते और राक्षस उस यज्ञ, अनुष्ठान, तपस्या में बाधा उत्पन्न करते, परेशान करते ऋषि मुनियों को। तो सारे ऋषि मुनियों ने जाके वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ से ये एक रिक्वेस्ट करी कि गुरु वशिष्ठ हमको इन राक्षसों से बचाओ। तो फिर गुरु वशिष्ठ ने अर्बुदा पर्वत श्रेणी, जिसको आप अरावली के नाम से भी जानते हो, उसके सबसे ऊंचे शिखर, जिसे गुरु शिखर भी कहा जाता है, उसके ऊपर बैठकर एक यज्ञ किया। और उस यज्ञ की अग्नि में से योद्धा निकले, और एक एक करके जो अलग अलग योद्धा निकले, उसमें से परमार योद्धा निकले, उसमें से चालुक्य योद्धा निकले, उसमें सोलंकी योद्धा निकले, लेकिन सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली योद्धा निकला चाहमान, जिसके 4 भुजाएं थी, इसलिए उसको चाहमान कहा जाता था। इन सारे योद्धाओं ने मिलकर वैदिक धर्म की रक्षा करी और राक्षसों का संहार किया। तो ये जो थ्योरी है, ये एक और थ्योरी आती है जो कि माइथोलॉजिकल थ्योरी कही जाती है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द फायर पिट कही जाती। लेकिन कई विद्वानों ने, कई स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को बहुत रैशनली समझने की कोशिश करी। अब ये तो बात हम जानते हैं कि अग्नि के कुंड से कोई इंसान नहीं निकल सकता या कोई पावर नहीं निकल सकती। फायर की हीट की पावर निकल सकती है बस, बाकी कोई इंसानी पावर नहीं निकल सकती। तो फिर ये क्या बात है, ये क्या कह रहे हैं? तो इनका ये कहने का मतलब था, जैसा कि कई इतिहासकारों ने इसको इंटरप्रेट किया है, कि उस जमाने में बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं बोलबाला था भारत में। और बौद्ध धर्म के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पंथ थे जो आज जिनके नाम भी हमको शायद पता नहीं होंगे, लेकिन वो काफ़ी डोमिनेंट थे और वो वैदिक परंपरा से बहुत अलग हटके थे। और इन परंपराओं को पालन करने वाले लोगों ने, या इनके जो रिलीजियस टीचर्स होते थे या जो प्रीचर्स होते थे, उन्होंने वैदिक धर्म के लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल करके रखी हुई थी। और तब कुछ योद्धाओं का यहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है, और कुछ योद्धाओं का शुद्धिकरण करके, अग्निकुंड में उनका शुद्धिकरण करके उनको क्षत्रिय बनाया जाता है, और उनको ये टास्क दिया जाता है कि वो अब इस वैदिक धर्म की रक्षा करें और इस वैदिक धर्म को भारत में आगे बढ़ाए, और वो यही काम करते हैं। तो बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि भारत में बहुत सारे विदेशी आगे बस गए थे। उत्तर पश्चिम में कुषाण आ गए थे, हूण आ गए थे, शक आ गए थे, पहलव आ गए थे, यानी कि पार्थियंस आ गए थे। लेकिन ये आते हैं भारत में, पर जाते कहाँ हैं? कहीं नहीं जाते, वहीं रह जाते हैं भारत के अंदर। धीरे धीरे भारत के लोगों में घुलने मिलने भी लग जाते हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारों को अभी भी क्षत्रिय स्टेटस प्राप्त नहीं था, क्योंकि इनको मलेच्छ कहा जाता था, इनको विदेशी कहा जाता था। तो कई विद्वानों ने, कई उस समय के कई ब्राह्मणों ने ये तय किया कि ये लोग लड़ सकते हैं, ये दे आर वेरी गुड फाइटर्स, तो क्यों ना इनको हम क्षत्रियों के तौर पे हिंदू समाज के अंदर शामिल कर लें। बट क्योंकि वो मलेच्छ हैं, इसलिए ऐसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो एक यज्ञ किया जाए, और उस यज्ञ के अंदर इनको पहले शुद्धिकरण किया जाए, और एक बार इनका शुद्धिकरण हो गया तो फिर उसके बाद में ये वैदिक धर्म के फॉलोअर्स भी बन जाएंगे, और ये वैदिक धर्म की रक्षा भी करेंगे और वैदिक धर्म को आगे भी बढ़ाएंगे। तो जो अग्निकुल थ्योरी है, जिसको मिथ भी कहा जाता है, ये प्योरली मिथ नहीं लगता है। डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई पीछे बात होगी, इसका इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है, इसको वर्ड टू वर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई विद्वानों ने यही इंटरप्रिटेशन किया है जो मैंने अभी इंटरप्रिटेशन आपको बताया। और उसी थ्योरी को फर्दर आगे कॉम्प्लीमेंट कर रहा अगला वाला पॉइंट, थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन बाय कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक्स एंड D.R. भंडारकर। ये 3 ऐसे विद्वान, 3 ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो राजपूत हैं, खास तौर पे पश्चिम भारत या उत्तर भारत में रहने वाले, उनका ओरिजिन विदेशी शक्तियों से हुआ है। जो अभी मैंने पॉइंट अभी आपको इससे पहले बताया था कि कुषाण है या हूण है या शक है या पहलव है, ये बहुत से लोग भारत के समाज में आ जाते हैं, लेकिन इनको शुरू में क्षत्रिय नहीं माना। थे योद्धा, लेकिन हिंदू समाज का हिस्सा नहीं थे। लेकिन इनको हिंदू समाज का हिस्सा बनाया गया था, और बनाकर इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अब वो संस्कृत भाषा को, वैदिक धर्म को आगे बढ़ाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और फिर वो उसकी रक्षा करते आए बड़े लंबे समय तक, और आज भी करते। लेकिन ये जो पॉइंट है कर्नल जेम्स टॉड ने, जैसे कर्नल जेम्स टॉड की मैं बात करूं तो कर्नल जेम्स टॉड ने किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज
ऑफ राजपुताना। उस समय राजस्थान, जब कर्नल जेम्स टॉड थे, ब्रिटिश दौर था वो आज़ादी के पहले का, उस समय उसको राजस्थान नहीं बोलते थे, उस समय उसका नाम राजपूताना था। बाद में आज़ादी के बाद ये नाम बदला गया, क्योंकि राजपूताना एक जाति विशेष के ऊपर नाम आधारित हो रहा था और आज़ाद भारत के अंदर लीडर्स नहीं चाहते थे कि किसी भी इलाके को किसी एक जाति के नाम से जाना जाए, इसलिए उसका नाम बदल के राजस्थान किया गया। लेकिन वो किताब जो लिखी थी उन्होंने, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना, इस किताब के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को, विशेष तौर पे जो राजस्थान के राजपूत थे, उनको शकों से कंपेयर किया और ये कहा कि जो शक यहाँ पे बसे हुए थे, जिनको हमने वेस्टर्न सीथियंस के तौर पे भी पढ़ा था पोस्ट मॉरियन पीरियड में, तो कर्नल जेम्स टॉड का ये कहना था कि जो पश्चिमी शक क्षत्रप थे बहुत लंबे समय तक पश्चिम भारत में शासन करते, तो इनकी लेगेसी जो होती है वो आने वाले राजपूत होते। और बहुत सारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स ऐसे थे शकों के जो कर्नल जेम्स टॉड ने रिसर्च किए थे, और जो राजपूत वो देख रहे थे उस जमाने में, उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस बिल्कुल मैच करते थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने फटाफट ये कंक्लूड कर दिया, एक कंक्लूजन पे वो जंप कर गए कि ये जो राजपूत है पश्चिम भारत में रहने वाले, ये ज़्यादातर शकों से ही ओरिजिनेट हुए हैं। और साथ ही साथ विलियम क्रूक्स और डी भंडारकर ने भी इसी तरह की थ्योरीज दी है कि बहुत सारे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के विदेशी भारतीय समाज में एब्जॉर्व हो गए, और एब्जॉर्व होने की प्रोसेस में वो इंडियनाइज हो गए, हिंदुआइज्ड हो गए। जैसे एक कोट, जैसे कि यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड एक एग्जाम्पल देते, कर्नल जेम्स टॉड बताते हैं कि पश्चिमी शक क्षत्रपों में, वेस्टर्न सीथियंस का सबसे ताकतवर रूलर था रुद्रदमन, जिसकी इंफॉर्मेशन हमको जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अब जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में बात क्लियरली लिखी हुई है कि रुद्रदमन ने एक वैदिक कन्या के साथ में विवाह किया। He got married to a Vedic girl and he got converted to Vedic religion. तो कर्नल जेम्स टॉड बोलते हैं कि सी हाउ इट वाज हैपनिंग, दीज फॉरेनर्स वेयर being included in the Indian वर्ण सोसाइटी। फर्स्ट दे वर being married to the Indian girls and women, एंड देन उसके बाद उनको रिलीजन भी एम्ब्रेस करवा दिया जाता था। फिर उनकी जो आने वाली जनरेशन होती थी उसका इंडियनाइजेशन और ज़्यादा हो जाता था। तो ग्रेजुअली ऐसे करते करते हर जनरेशन बाद वो कंप्लीटली इंडियनाइज होते गए। तो एक बात तो यहाँ से समझ में आती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरी एक और बात यहाँ से समझ में आती है कि अगर ये फॉरेन पावर्स ही थी जो आज राजपूत के तौर पे, राजपूतों के तौर पे जाने जाते हैं, खास तौर पे पश्चिम भारत में, तो वो प्योरली फॉरेन पावर्स नहीं है, क्योंकि उनका इंडियनाइजेशन होता दिख रहा है ना। दे आर गेटिंग मैरिड टू द वैदिक गर्ल्स, और उसके बाद में उनके बच्चे तो आधे वैदिक हो गए, फिर उन्होंने फिर एक वैदिक लड़की से विवाह कर लिया तो वो और वैदिक हो गए और इंडियनाइज हो गए। तो अगर इनका ओरिजिन फॉरेनर्स से था तो भी वो आज फॉरेनर्स का ब्लड नहीं कह सकते हम कि उनके अंदर पूरी तरह से है, क्योंकि वो हाईली मिक्स्ड हो गए थे। और इसी पॉइंट को आगे एक और थ्योरी जो बताएगी, लेकिन फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जो कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा नाम के एक बहुत ही फेमस इतिहासकार देते। राजस्थान के इतिहास के बहुत बड़े विद्वान हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने क्या थ्योरी दी है, वो थ्योरी देते हैं ओरिजिन फ्रॉम द एंशिएंट क्षत्रिय। प्राचीन क्षत्रियों से ही आज के राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, और ये राजपूतों को पूरी तरह से आर्य मानते हैं। इनका ये कहना होता है कि जो बड़े बड़े वंश थे महाभारत काल में या फिर रामायण काल में, तो वो उनके जो योद्धा थे, देखिए एक तो कौरव पांडव के वंश थे, एक श्री राम का रघुवंश था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्षत्रिय वंश थे, और इन बहुत सारे क्षत्रिय वंश के बच्चे जनरेशन आफ्टर जनरेशन शासन करते ही रहे। और भारत के अंदर मौजूद जितने भी क्षत्रिय या राजपूत हैं वो सारे के सारे उन्हीं प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं, वो पूरी तरह से आर्य हैं। ये बात कह रहे हैं राजस्थान के रिनाउंड हिस्टोरियन गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा कि ये राजपूत और कोई नहीं, प्राचीन क्षत्रिय राजवंशों के ही वंशज हैं, और तब से लेके अब तक ये राज करते ही आ रहे हैं। तो ये थ्योरी बाकी थ्योरी से बिल्कुल अलग है, और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा बिल्कुल इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि विदेशियों से इनका कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन विद द फॉरेनर्स ऑफ दीज राजपूत रूलर्स। तो
तो जो इंडियन थ्योरीज है, चाहे वो ये माइथोलॉजिकल थ्योरी हो या गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की थ्योरी हो, ये बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई विदेशी था और उस विदेशी से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। वो राजपूतों को एब्सोल्युटली इंडिजिनस मानते हैं, यानी कि बिल्कुल नेटिव मानते हैं, कहीं बाहर से आए नहीं मानते। और एक थ्योरी आती है सबसे एंड में जो कि काफ़ी रैशनल प्रतीत होती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन। बहुत सारे मॉडर्न स्कॉलर्स ने इस बात को माना है कि हम ये नहीं कह सकते कि राजपूतों की उत्पत्ति किसी एक ग्रुप से ही हुई हो, चाहे वो कोई ट्राइबल ग्रुप हो या वो कोई फॉरेन सेटलर्स का ग्रुप हो या फिर प्राचीन आर्य हो। ये लोग कहते हैं कि प्राचीन आर्यों के वंशज, डिसेंडेंट्स ऑफ द एंशिएंट आर्यंस, डिसेंडेंट्स ऑफ द फॉरेन सेटलर्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ द सम नेटिव ट्राइब्स, इनका मिक्सचर से राजपूत जो राज करते हैं भारत के अलग अलग इलाकों में वो बने। क्योंकि अगर सही मायनों में शब्द की उत्पत्ति के ऊपर हम जाएं तो ये संस्कृत के राजपुत्र से बना है, जिसका सिंपली मीनिंग होता है सन ऑफ अ किंग। अब किंग तो कोई भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में गोंड राजा होते थे, लेकिन गोंड क्षत्रिय नहीं माने जाते थे। प्राचीन काल में गोंड एक जनजाति के रूप में माने जाते थे, लेकिन आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बने, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर भी बने। तो ऐसे और भी कई ट्राइबल ग्रुप्स रहे होंगे जिन्होंने प्राचीन भारत में मिलिट्री स्टेटस हासिल कर लिया होगा और वो क्षत्रिय समाज में एब्जॉर्व कर लिए गए होंगे। दरअसल होता यह है कि जो बड़े बड़े पावरफुल मिलिट्री ग्रुप्स होते थे भारत के अंदर, खास तौर पे इस दौर में, ये लोग क्या करते थे, गठबंधन अपना मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। So they very frequently made matrimonial alliances with each other. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इस परिवार के साथ विवाह करने के अपने बेटे का या अपनी बेटी का हमारी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी पॉलिटिकली और मिलिटरीली। इस तरह के बहुत सारे विवाह होते थे। अब हो सकता है कि कोई सीथियंस हो, उन सीथियंस का विवाह किसी ऐसी डायनेस्टी से हुआ हो जो नॉन सीथियन हो या इंडियन हो। इसका भी एग्जाम्पल हमको मिलता है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन की, जहाँ से हमको ये इंडिकेशन मिलते हैं कि रुद्रदमन की किसी बेटी की शादी किसी सातवाहन राजकुमार से हुई थी। ये भी क्या बता रहा है कि सातवाहन भी प्योर नहीं रह गए थे, सातवाहनों में भी सीथियंस का ब्लड आ चुका था। उधर रुद्रदमन खुद एक वैदिक लड़की से विवाह कर रहा है और वैदिक लड़की से विवाह करने के बाद सीथियंस भी आगे प्योर नहीं रह गए, उनके अंदर भी इंडियन ब्लड आ गया। तो ये ब्लड मिक्सिंग जो थी बड़ी जबरदस्त चल रही थी उस समय, और इसीलिए कई विद्वान ये कहते हैं कि कोई एक ग्रुप रहा ही नहीं राजपूत, बल्कि अलग अलग जो पावर्स थी भारत में, जिनमें कुछ फॉरेन पावर्स भी रही होगी, कुछ एंशिएंट आर्यन क्षत्रिय पावर्स भी रही होंगी और कुछ न्यूली राइजिंग ट्राइबल पावर्स भी रही होंगी, और इन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री बेनिफिट के लिए, एडवांटेज के लिए एक दूसरे के साथ में मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाए। और फिर देखते ही देखते ये सारे ग्रुप्स जो है एक समाज के रूप में, एक जाति के रूप में जाने लग गए, जिसे राजपुत्र कहा जाता था। और बाद में मुगल लिटरेचर्स में नाम हमको ज्यादा मिलता है राजपूत। वरना जो राजपूत काल था, राजपूत काल में जनरली ये टर्म मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा प्रचलित थी या बिल्कुल भी प्रचलित थी, इसको यूज भी नहीं करते होंगे। ये अपने क्लैन के नाम से ही जाने जाते थे कि भाई अगर कोई चौहान है तो वो चौहानों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, या कोई अगर किसी और वंश का है, चंदेल वंश का है या राष्ट्रकूट वंश का है या प्रतिहार वंश का है, तो वो अपने वंश के प्रति ज़्यादा लॉयल होते थे, अपने वंश के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, बजाय कि कोई कॉमन आइडेंटिटी इनकी होती थी। ये कॉमन आइडेंटिटी इनको कब मिली? ये कॉमन आइडेंटिटी इनको तब मिली जब भारत के अंदर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश होता है। तो क्योंकि मुस्लिम्स अपने आप में एक आइडेंटिटी बन गए थे भारत के अंदर, तो उनके सामने जो बड़ी आइडेंटिटी डेवलप होती है, तो वो उनके एनिमीज कौन होते हैं? जो भाई पुराने नेटिव रूलर्स होते थे। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कुछ फॉरेनर्स थे जो एब्जॉर्व होकर इंडियन सोसाइटी में आ गए थे, या कुछ ट्राइब्स थी जो एब्जॉर्व होकर क्षत्रिय समाज में आ गई थी, या प्राचीन आर्यों के ही वंशज थे। मुस्लिम्स के लिए तो ये सारे के सारे एक लोग थे, तो उन्होंने उनको एक नाम दिया। और वो नाम क्या दिया? क्योंकि ये सभी लोग राजपुत्र थे और इसीलिए इनको ये नाम मिला राजपूत। तो ये
टर्म जो थी ये ज़्यादा मजबूत बनती है सल्तनत और मुगल पीरियड में, जिसको इतिहासकारों ने राजपूत काल नाम दिया है। उस काल के अंदर ये टर्म यूज़ नहीं होती थी, और जो भी योद्धा होते थे अपने वंश के प्रति, अपने क्लैन के प्रति ज़्यादा लॉयल होते थे और उसी से अपनी आइडेंटिटी देखते थे। तो ये सारी मेजर थ्योरीज है। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है ये है थ्योरी ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन, क्योंकि ये बहुत रैशनल थ्योरी है और लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। अलग अलग वक्त में अलग अलग तरह के लोगों का आपस में पॉलिटिकल टाई अप हुआ होगा, मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते रहे थे और इसी प्रोसेस में ये लोग एक हो गए। क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स भारत के अंदर आए थे वो फॉरेनर्स अब उनकी किसी फॉरेन आइडेंटिटी से नहीं जाने जाते। भारत में शक आए, पश्चिम भारत में रहे, बहुत लंबे समय तक रहे, राज किया, लेकिन आज आप पश्चिम भारत में आओगे और किसी से पूछोगे कि शक कौन है यहाँ पे, तो कोई बता नहीं पाएगा कि हम शक हैं, कोई नहीं बता पाएगा। ये आइडेंटिटी कहीं मिस हो गई, ये आइडेंटिटी कहीं गुम हो गई। तो अब तो वो पूरी तरह से इंडियनाइज हो चुके हैं, लेकिन प्राचीन क्षत्रियों से इनका ओरिजिन था। ये जो थ्योरी है, अगर आप ये कहो कि राजपूत क्या मानते हैं, तो राजपूत ये किसी भी थ्योरी को नहीं मानते, वो सिर्फ इस थ्योरी को मानते, सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी को, जो गौरी चंद्र हीरा शंकर ओझा के द्वारा दी गई थ्योरी है कि हम किसी विदेशी जाति या किसी नेटिव ट्राइब के डिसेंडेंट्स नहीं हैं, हम डिसेंडेंट्स हैं प्राचीन आर्यों के, जो लंबे समय तक अलग अलग क्षेत्रों में रूल करते आए थे, और उनके ही डिसेंडेंट्स आज भी छोटे मोटे इलाके, अब तो नहीं रूल रहा नहीं, अब तो खैर किसी का, लेकिन जो 1947 तक जो रूल कर रहे थे तो वो यही मानते थे, अपना लीनिएज वो किसी प्राचीन वंश से ही ट्रेस करते थे। तो दिस इज व्हाट द राजपूत्स कंसिडर इज करेक्ट। these theories are what the other scholars think are correct। ये फायर पिट की थ्योरी भी जो है, ये जो अग्निकुल के राजपूत हैं, जो मैंने आपको बताया कि चालुक्य, सोलंकी, परमार, चौहान, प्रतिहार, ये जो सारे लोग हैं ये इस थ्योरी को मानते हैं। तो ये भी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है और ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, दोनों ही ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं जो कि राजपूत मानते हैं। बाकी जो सारी थ्योरीज हैं ये राजपूत नहीं मानते, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो मानते अलग अलग थ्योरीज, और सबसे ज़्यादा मानी जाती है थ्योरी ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन। ये तो रही बात ओरिजिन ऑफ राजपूत्स की। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी, समाज कैसा था राजपूत काल के अंदर, क्या बदलाव आया था, क्या अलग बात थी इस समाज के अंदर, जो कि इसके समाज को पढ़ा भी जाता है, अलग से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। एक एक पॉइंट अपन पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे कि आखिर ये समाज कैसा, क्या कहना चाह रहे थे, कि कैसा समाज था। पहला, डोमिनेंस ऑफ द क्लैन्स एंड स्ट्रिक्ट लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्लैन। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि ये जो लोग थे ना, ये लोग एक कॉमन आइडेंटिटी के तौर पे नहीं जानते थे खुद को कि हम राजपूत हैं। हाँ ठीक है, दैट वाज अ फैक्ट कि दे वेर राजपुत्र, बट वो कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कम्युनल आइडेंटिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक फैक्ट था कि हाँ हम राजपुत्र हैं। लेकिन इनके लिए जो कॉमन आइडेंटिटी होती थी वो कॉमन आइडेंटिटी इनके क्लैन की होती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकूट है या प्रतिहार है या पाल है उत्तरार्ध में, यानी कि अर्ली फेज में, या लेटर फेज में चौहान है, चंदेल है, गहड़वाल है। ये लोग अपने क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, इनके लिए सब कुछ इनका वंश होता था, जिस क्लैन के लिए सर्व करते थे या जिस क्लैन, जिस वंश को ये बिलोंग करते थे। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लेटर राजपूत पीरियड या राजपूत पीरियड के अंदर यूनिटी नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती यूनिटी? क्योंकि बिकॉज चौहान्स थॉट दैट दे आर सुपीरियर देन गहड़वाल और तोमर्स और चंदेल्स, एंड व्हाट चंदेल्स, गहड़वाल्स एंड तोमर्स थॉट वाज एब्सोल्युटली अदरवाइज, कि हम सुपीरियर हैं। तो ये जो सुपीरियोरिटी, सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी ऑफ द क्लैन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्लैन, ये एक प्रोमिनेंट फीचर हुआ करता था राजपूत काल के अंदर। इवन जब भी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन भारत में हुआ है तो इसी तरह का फीचर हम देखने को मिलते हैं। हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें, अगर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सातवाहन एक बड़ी पावर थी, तो कहने को तो सातवाहन भी राजपुत्र थे, लेकिन उनका भी, सातवाहनों का भी जो लॉयल्टी था, उनके सोल्जर्स का लॉयल्टी, उनके ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स की लॉयल्टी थी, वो एक वंश के प्रति होती थी, एक क्लैन के प्रति होती थी। इवन प्राचीन काल में भी
एंशिएंट टाइम्स में भी, वैदिक टाइम्स में भी जो वैदिक क्लैन्स हुआ करते थे, जो कबीले, जो ट्राइबल सेटलमेंट्स हुआ करते थे, उसमें रहने वालों की लॉयल्टी अपने ट्राइब के प्रति होती थी। तो जब जब भी भारत में ये पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो वो वननेस वाला सेंस नहीं रहा है। अब जैसे गुप्ता एम्पायर है, तो गुप्ता एम्पायर में जितने भी क्लैन्स हैं जो गुप्तास के अंडर में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सबकी लॉयल्टी किसके लिए? गुप्तास के लिए। लेकिन जब पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो फिर वो लॉयल्टी किसके लिए होती है? कोई सेंट्रल पावर तो है नहीं, तो लॉयल्टी खुद के लिए होती है। खुद को आगे बढ़ा बना के खुद एक ऐसा क्लैन बनना है कि दूसरों की लॉयल्टी आपके प्रति हो। लगातार ये कंपटीशन चलती रहती थी राजपूत काल के अंदर। दूसरा, फाइटिंग वॉज द मेन प्रोफेशन फॉर द क्लैन। अपने वंश के लिए युद्ध करना ही सबसे मेजर प्रोफेशन हुआ करता था राजपूतों का। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते थे जो आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन राजपूत समाज की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उनका एक ही काम होता था, सिर्फ और सिर्फ एक काम, वो था युद्ध करना। 7 साल की उम्र में जब कोई लड़का हो जाता था तो 7 साल की उम्र के लड़के के हाथ में हथियार थमा दिया जाता था और अगले 4-5 सालों तक उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग की जाती थी। उसको एक ऐसा सैनिक बना दिया जाता था कि 12-13 साल की उम्र में वो एक पूरी फुल्ली ग्रोन, फुल्ली मैच्योर्ड और हैवी स्वॉर्ड उठा के प्रोफेशनली लड़ाई कर सके। 15 साल की उम्र तक आते आते तो लड़के से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई है किसी युद्ध में तो वो उनकी जगह ले ले और राज करना शुरू कर दे। ऐसे बहुत सारे शासक हमने देखे जो कि 15 साल, 14 साल, 17 साल, 16 साल की उम्र में रूल करना शुरू कर देते अपने एम्पायर को, और उससे पहले उनको एक बहुत अच्छा योद्धा बनना होता है। ये जो सोसाइटी थी हाईली मार्शल सोसाइटी थी, बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि मार्शल को हिंदी में कहा जाता है लड़ाकू। एक लड़ाकू समाज होता था और अपने वंश को आगे बढ़ाना मतलब बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वंश को आगे बढ़ाना मतलब वंश के साम्राज्य को आगे बढ़ाना और उसके ऊपर होने वाले हमलों से वंश के साम्राज्य की रक्षा करना, यही इनका सुप्रीम काम हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनके वंश का साम्राज्य ही उनका देश हुआ करता था। भारत को एक देश की तरह नहीं देखा जाता था, ये एक ड्रॉबैक था। स्पिरिट बहुत अच्छी थी फाइटिंग की, अपने देश के लिए लड़ने की, उसकी रक्षा करने की, लेकिन एक वंश के इलाके में जितना टुकड़ा आता था ज़मीन का वही देश होता था उस वंश के लिए, वो उसके लिए ही लड़ते थे। अगर किसी दूसरे वंश के ऊपर बाहरी हमलावर ने हमला करके उसको जीता तो इस वंश को उससे कोई लेना देना नहीं होता था। ये मदद के लिए जनरली नहीं जाते थे। एक बार गए थे, वो मैं बताऊंगा आपको इस चैप्टर में आगे, और तब उसका नतीजा भी बहुत पॉजिटिव हुआ था। लेकिन जनरली खासतौर पे लेटर राजपूत पीरियड में बिल्कुल एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आते थे। ऑटोनॉमी वॉज एट द विलेज लेवल। एक ऐसा पॉइंट रहा है जो भारत में हमेशा से ही देखा गया। लगभग मौर्यन काल से हमको इस बात के एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो गांव होते हैं भारत में, वहां पे वो पंचायती व्यवस्था होती है। गांव अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही करते हैं। गांव के लोग मिलकर ही अपने में से किसी को चुन लेते हैं ग्रामिक के तौर पे या ग्रामणी के तौर पे या मुखिया के तौर पे, और फिर उसके सुपरविजन में विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, विलेज से टैक्स कलेक्शन होता है और वो टैक्स कलेक्ट करके आगे ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि भारत में बहुत गांव थे। अब किसी भी राजा के लिए उस समय ये संभव नहीं था कि वह अपने क्षेत्र में, अपने किंगडम में पड़ने वाले हजारों लाखों गांवों में एक एक गांव में जाके एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर ले। इसीलिए शुरू से ही भारत के अंदर जो विलेजेस रहे हैं वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस, या जिसको हम दूसरे शब्दों में ऑटोनॉमी कहते हैं, वो देखने को मिलती। राजपूत काल में भी कोई अपवाद नहीं था, कोई एक्सेप्शन नहीं था, एंड दिस टाइप ऑफ ऑटोनॉमी कंटिन्यू टू बी एंजॉयड बाय द विलेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट, नो रिटन लॉ ऑफ द लैंड। कोई रिटन लॉ नहीं था राजपूत काल के अंदर। हमको कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिलता जिसमें कि हमको ये पता चल रहा हो कि कोई रिटन लॉ है। देयर वॉज नो रिटन लॉ। फॉर द चौहान्स देयर माइट बी सम अदर लॉज गोइंग ऑन, and for the Gehedwal country there might be some other laws going on. For the Pal country, for the Sen country, for the Parmar country, for Solanki country, हर अलग अलग देश के अलग अलग नियम हो सकते थे।
और जिन देश के जो नियम होते थे वो नियम भी कोई रिटर्न नहीं होते थे। सपोज अगर चौहान्स की टेरिटरी की मैं बात करूं तो क्या उनका कोई रिटर्न लॉ होता था? नहीं, उनका भी कोई रिटर्न लॉ नहीं होता था। लॉ सिर्फ एक होता था, वो होता था खुद राजा। द किंग वॉज लॉ, राजा ही लॉ होता था। वो जैसा चाहे वैसा लॉ बना सकता था। हाँ, अपने वंश के कुछ लॉज होते थे, कुछ जिसको हम कहते हैं लॉज नहीं होता है, उसको हम एक अच्छा शब्द मुझे याद आ जाए तो मैं उसको यूज़ करूँगा अभी। डूज एंड डू नॉट्स होते थे कि एक वंश के कुछ डूज एंड डू नॉट्स होते थे कि भाई हम इस वंश में विवाह नहीं करेंगे, हम उन लोगों के साथ में युद्ध करेंगे, हम उन लोगों के साथ में दोस्ती रखेंगे, या फिर जिस तरह के मार्शल स्पिरिट वाले ट्रेडिशंस होते हैं कि कोई ऐसा शत्रु हमारे सामने है जिसके पास हथियार नहीं है तो हम उस पर वार नहीं करेंगे, या फिर भागते हुए दुश्मन के ऊपर हम वार नहीं करेंगे। तो ऐसे मार्शल प्रोविस वाले लॉज होते थे, वो भी रिटन नहीं होते थे। और पॉलिटिकली या एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कोई रिटन लॉ होता ही नहीं था। जो राजा चाहता था, जैसा वो चाहता था वैसा ही होता था उसके राज्य में, उसकी टेरिटरी में। एंड दे हैड अ वेरी हाई मार्शल स्पिरिट। इनकी जो मार्शल स्पिरिट थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। युद्ध करना ये बहुत ही पवित्र कार्य मानते थे। युद्ध करने के लिए हमेशा लालायित रहते थे। युद्ध का जब भी मौका मिले तो पीछे नहीं हटते थे। इनफैक्ट ऐसे काम करते थे, ऐसे एक्शंस करते थे जिसकी वजह से ज़्यादा युद्ध करने का मौका इनको मिले। ये जो मार्शल स्पिरिट था, युद्ध करने की जो भावना थी, ये बहुत अधिक बलवान थी इनके अंदर। शांति का मार्ग लास्ट ऑप्शन होता था इनके लिए। शांति की बात करना या पीस के लिए कुछ आगे बढ़ना किसी से, दिस वॉज द लास्ट ऑप्शन फॉर देम। अगर लड़ाई से कोई बात का हल निकल सकता है तो वो लड़ाई करना ही प्रेफर करते थे, युद्ध करना ही प्रेफर करते थे। तो एक बहुत हाई मार्शल स्पिरिट उनकी हुआ करती थी। लेकिन उस सब के साथ साथ एक वॉरियर कोड ऑफ कंडक्ट भी हुआ करता था, अनडॉन्टेड करेज। ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था राजपूत समाज के अंदर ये कोई योद्धा युद्ध के लिए जाए और हार कर वापस आ जाए। हार कर नहीं आना है, या तो विजय या वीर गति, दो के अलावा कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता था भाग के आना या हार के आना। ये कई तो ऐसे योद्धा थे जो अगर हार के आ जाते थे तो अगर युद्ध भूमि में किसी तरह जीवित बच भी गए तो घर आके खुद को जला के मार देते थे। महमूद गजनवी ने जब जयपाल को हराया था और पकड़ लिया था प्रिजनर ऑफ वॉर बना के, बाद में जयपाल छूट गया था, रैंसम दे के उसके बेटे ने रैंसम दे दिया था, जिसके बाद जयपाल छूट गया था। लेकिन जयपाल के लिए इतना ह्यूमिलिएशन था बीइंग अ राजपूत, बीइंग अ क्षत्रिय, कि जयपाल ने सेल्फ इमोलेशन करके खुद को खत्म कर दिया। तो हारना तो देखो, हार जीत हो सकती है लड़ाई के अंदर, है ना। आपसे कोई बेहतर योद्धा हो सकता है या वो दिन आपका अच्छा नहीं हो सकता है, तो दैट इज ओके। लेकिन हार कर जीवित लौट के वापस आना ये एक्सेप्टेबल नहीं था। अनडॉन्टेड करेज, ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी, खास तौर पे युद्ध के अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी से युद्ध लड़ना, युद्ध को नियमों से लड़ना, बहुत सारे नियमों का पालन करना। हालांकि बहुत सारे ऐसे युद्ध में आपको बता सकता हूं जिसमें कि जो रिटन तो कुछ था नहीं, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड लॉज थे उनका वायलेशन हुआ। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि नो रिटन लॉ, कोई रिटन लॉ नहीं था। कि जैसे रात को किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना, ये एक नियम होता था कि जनरली रात को युद्ध नहीं करते थे। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ युद्ध हैं राजपूत काल में भी जहां पर एक राजा ने दूसरे राजा को पराजित करने के लिए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेंटेन करने के लिए रात को भी आक्रमण किया है। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं होता था ये, लेकिन प्रेफरेबल ये होता था कि ऐसा ना हो। जेनरोसिटी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर कोई शत्रु है, उसने आके रहम की भीख मांग ली, माफ़ी मांग ली, तो उसको माफ़ कर दिया और उसको माफ़ करके जाने दिया। या किसी ने कुछ दान में मांग लिया तो उसको देना ही देना है आपको दान। अगर किसी क्षत्रिय से किसी ने कुछ दान में मांग लिया तो क्षत्रिय को वो दान देना ही पड़ेगा, फिर वो उसकी इज्जत का सवाल हो जाएगा कि वो नहीं देगा उस दान को। ये जेनरोसिटी भी उनके अंदर बहुत होती थी। दे वर वेरी हॉस्पिटेबल। राजपूत वेर वेरी हॉस्पिटेबल एंड टू सम एक्सटेंट दे आर स्टिल वेरी हॉस्पिटेबल। इनके राज्य में अगर कोई आता था, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोई ट्रैवलर हो, या इवन वो दुश्मन भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं था कि अगर दुश्मन आ गया तो ठीक है दुश्मन को घोड़ों के साथ सुला दिया, नहीं।
अगर दुश्मन का भी दूत आया है तो उसको पूरे मान सम्मान के साथ में रखा जाएगा, सारी सुख सुविधाएं उनको दी जाएंगी। महाराणा प्रताप जब शासन कर रहे थे तो महाराणा प्रताप के दौर में अकबर लगातार कोशिश कर रहा था किसी भी कैसे भी करके महाराणा प्रताप को मना लूं, अपने साथ में मिला लूं। तो अकबर एक के बाद एक कई दूतों को भेजता रहता था। अब अकबर तो बहुत बड़ा दुश्मन था महाराणा प्रताप का, लेकिन अकबर ने जितने भी दूत भेजे हर किसी को पूरा रिस्पेक्ट के साथ में और पूरे कंफर्टेबिलिटी के साथ रखते हुए होस्ट किया था महाराणा प्रताप ने। इवन राजा मान सिंह, जिससे महाराणा प्रताप बड़ी नफरत करते थे, पर जब वो भी एक दूत की तरह आया उनके राज्य में तो उसको भी मान सम्मान से रखा गया। बस महाराणा प्रताप स्वयं मिलने नहीं गए थे उससे, लेकिन अदरवाइज जो सारा मान सम्मान एक मेहमान को, एक दूत को दिया जाना चाहिए वो दिया था। महाराणा प्रताप का काल तो बहुत बाद का काल था, उससे पहले भी इस दौर में भी इसी तरह की हॉस्पिटैबिलिटी होती थी राजपूतों में, और आज भी होती है और होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, राजपूत विमेन एंजॉयड रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम इन द सोसाइटी। दिस कैन नॉट बी सेड अबाउट द कॉमन विमेन। हर आम स्त्री के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती थी, लेकिन जो राजपूत वंश होते थे, इन वंशों के अंदर जो राज परिवार होते थे या दूसरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती थी, इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज की लेडीज और राज परिवार की, रॉयल फैमिलीज की जो लेडीज होती थी, उन्हें काफ़ी छूट होती थी। वो एजुकेशन लेती थी, एजुकेशन लेने के साथ साथ ही वो मार्शल स्पोर्ट्स जैसे स्वॉर्ड्समैनशिप या आर्चरी जैसे स्पोर्ट्स या ऐसी स्किल्स को भी अपने अंदर डेवलप करती थी। एंड मैनी ऑफ देम वेर ऑल्सो ग्रेट वॉरियर्स। उनमें से कई तो बहुत अच्छी योद्धा भी थी और उनमें से कुछ तो युद्ध में लड़ी भी, जैसे गुजरात की रानी नाइकी देवी 1178 एडी में जब हमला होता है मोहम्मद गौरी का, तो नाइकी देवी लीड करती है, एक लेडी लीड करती है अपनी फौज को चालुक्य सोलंकियों की तरफ से, और ना सिर्फ लीड करती बल्कि मोहम्मद गौरी को एक क्रशिंग डिफीट भी देती। तो ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं भी थी वहां पे, क्योंकि उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर सीखा हुआ होता था। साथ ही साथ उनको काफी सम्मान मिलता था समाज के अंदर। द विमेन वेर वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द राजपूत सोसाइटी, अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ कि लेडीज को या विमेन को रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। और जितने भी हाउस, देखो क्या होता था, बड़े बड़े जो राज परिवार होते थे, राजघराने होते थे, उसमें बहुत बड़ा मैनेजमेंट लगता था पैलेस के अंदर। ये पूरा मैनेजमेंट जो होता था ज़्यादातर लेडीज ही देखती थी। हाँ, महल के बाहर या किले के बाहर दूसरे देश के साथ किस तरह की नीति बनानी है, युद्ध लड़ना, ये पुरुष करते थे, लेकिन राज्य के अंदर, महल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था विमेन का डिसीजन मेकिंग में। ऐसा भी देखा गया है राजपूत काल में कि कई राजाओं की मृत्यु हो गई। उन राजाओं की डेथ के बाद में उनके लड़के बड़े छोटे थे जो कि रूलर नहीं बन सकते थे, तो उन छोटे लड़कों को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी मदर्स ने रूल किया काफ़ी लंबे समय तक। पृथ्वीराज चौहान इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, जिनके फादर की डेथ हो गई थी सोमेश्वर चौहान की, जिसके बाद पृथ्वीराज उस समय बहुत छोटे थे, शायद 10 साल के आसपास उनकी उम्र रही होगी। तो उनकी मदर कर्पूरी देवी ने राजमाता के तौर पे कई वर्षों तक शासन किया, लगभग 5 साल तक उन्होंने रूल किया ऑन बिहाफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। एंड वंस पृथ्वीराज वॉज मैच्योर्ड इनफ टू रूल, तो फिर 15 ईयर्स की एज में वो फिर सिंहासन पे बैठते हैं, लेकिन तब तक वो राजमाता रूल करती हैं। तो ये होता था, और दिस प्रूव्स कि विमेन की कंडीशन ऐसी नहीं थी। जैसे दिस टाइप ऑफ थिंग यू विल नॉट फाइंड इन दिल्ली सल्तनत। आप दिल्ली सल्तनत में या मुगल सल्तनत में इस तरह की चीज़ें नहीं देखोगे। अगर वहाँ पे किसी राजा की या किसी सुल्तान की डेथ हो गई और उसका बेटा छोटा है, तो आप कहीं पे भी नहीं देखोगे कि कोई माँ आके उसके बिहाफ पे रूल कर रही है। ये उस सोसाइटी में नहीं होता था, लेकिन राजपूत सोसाइटी में ये चीज़ होती थी और बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी। अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ें तो हमको बहुत सारी ऐसी रानियां मिल जाएंगी। रानी दुर्गावती एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है इसका, रानी कर्पूरी देवी इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, रानी नाइकी देवी इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अनलाइक द पॉपुलर फैक्ट कि विमेन की कंडीशन अच्छी नहीं होती थी राजपूत पीरियड में, उसका उल्टा है। एविडेंसेस कुछ और सजेस्ट करते हैं कि कंडीशन बहुत अच्छी हुआ करती थी। देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम, मार्क दिस वर्ड, कि जो पर्दा सिस्टम था ये नहीं था भारत में।
Generally, Rajput culture is largely associated with Parda system, which is to some extent prevalent and not that much prevalent in today's society. लेकिन हाँ, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ये काफ़ी prevalent था. लेकिन ओरिजिनल राजपूत कल्चर में राजपूत काल के दौरान ये पर्दा व्यवस्था, घूंघट व्यवस्था नहीं होती थी. हाँ, ऑब्वियसली कुछ ऐसे ओकेजन्स होते थे जहाँ पे औरतें घूंघट करती थी, खास तौर पे जब वो नई दुल्हन बन के आती थी. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग घूंघट करती थी. नहीं, जब राजमाता आके शासन कर रही है अपने राजकुमार के बिहाफ पे, तो वो घूंघट करके तो शासन नहीं करेगी. या कोई स्त्री या कोई वॉरियर बन के बैटलफील्ड के अंदर जा रही है, मोहम्मद गौरी से लड़ रही, तो वो उस समय भी घूंघट करके युद्ध नहीं करेगी, वो तो कवच धारण करके युद्ध करेगी. तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है कि पर्दा सिस्टम राजपूत कल्चर में हुआ करता था, जो एक्चुअली नहीं होता था. और अब वैसे भी खत्म होने लग गया है वो. लेकिन ऐसा हुआ क्यों? फिर राजपूत कल्चर को पर्दा सिस्टम से क्यों एसोसिएट करके देखा गया? तो जनरली ये पर्दा सिस्टम भारत के अंदर तब डेवलप होता है जब मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश होता है भारत के अंदर, क्योंकि वहाँ पे व्हील्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था. मुस्लिम सोसाइटी के अंदर मुस्लिम रूलर्स, उनकी लेडीज़, ये जो लेडीज़ होती थी इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता था. एंड सो मच सो दैट कि वो व्हील में रहती थी, नकाब में रहती थी, बुरखा कह लो, पर्दा कह लो, कुछ भी कह लो उसको आप. तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो इंस्पिरेशन सोसाइटी के अंदर आती है, वहाँ से वो ट्रेंड सोसाइटी के अंदर चलता है कि भाई वो औरतें भी पर्दा करती है, बहुत स्ट्रांगली पर्दा करती है, तो शायद ये औरतें भी पर्दा करने लग गई या उनको करना पड़ गया हो. तो अगेन उस चीज़ के ऊपर अपन नहीं जाएंगे अभी, लेकिन ये एक्चुअली ट्रेंड नहीं था प्राचीन भारत के अंदर कि औरतें पर्दा करें. कुछ ओकेजन्स को छोड़ दिया जाए, लेकिन अदरवाइज औरतें नॉर्मली ऐसा पर्दा करके नहीं रहती थी. तो ये भी एक पॉपुलर बिलीफ है, जो कि एक मिथ है राजपूत पीरियड को लेके. एंड वन मोर थिंग, स्वयंवर्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड. अगेन आप राजपूत काल का इतिहास पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे स्वयंवर होने की इंफॉर्मेशन मिलेगी. स्वयंवर क्या होते थे? स्वयंवर में कोई एक लड़की के लिए वर चुना जाता था. अब राजपूत काल में एक और चीज होती थी जो मैंने यहां नहीं लिखी है, तो मैं लिख देता हूं. पॉलीगैमी. पॉलीगैमी वॉज, यहीं पे लिख देता हूं, पॉलीगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड. पॉलीगैमी का क्या मतलब होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है वन मैन हैज मैनी वाइव्स. एक पुरुष की एक से अधिक विवाह होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी. अब एक पुरुष के तो एक से अधिक विवाह होते थे, लेकिन दिस वाज नॉट विद द फीमेल्स. एक फीमेल की का एक ही विवाह होता था जीवन भर. इवन विडो मैरिजेस भी उस समय नहीं होते थे. तो ये जो एक औरत का एक ही विवाह होता था जीवन भर, तो अब यहां पे ये माना जाता था कि क्योंकि उसका तो एक ही विवाह होगा जीवन भर, तो शी शुड गेट द बेस्ट. उसको सबसे श्रेष्ठ मिलना चाहिए. उसको जो मिलना चाहिए, सबसे क्या मिलना चाहिए? श्रेष्ठ मिलना चाहिए. इसीलिए उसको चॉइस दी जाती थी कि बहुत सारे राजा और राजकुमार उसके पास आते थे, यानी कि उसके राज्य में आते थे और अपनी अपनी स्किल्स का प्रेजेंटेशन करते थे. और फिर उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद आता था वो उसी के गले में वरमाला डालती थी. ऐसा नहीं होता था कि जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया उसको वो मिल जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो वो एक ट्रॉफी हो जाती. तो वैसा नहीं था. जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो उसके गले में वरमाला डालेगी. तो ये चॉइस उसको हमेशा हुआ करती थी. लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके चलते राजपूत पीरियड में विमेन की कंडीशन को डिप्लोरेबल माना जाता था, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, बैन ऑन विडो मैरिजेस. ये सारी ऐसी चीज़ें होती थी. देखिए, सती प्रथा होती थी, लेकिन सती प्रथा वॉलंटरीली होती थी, फोर्सफुली नहीं होती थी. नॉट एवरी विमेन कमिटेड सती आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स, हस्बैंड. क्या सोमेश्वर चौहान की डेथ के बाद में कर्पूरी देवी सती हुई? नहीं हुई.
तो ऐसे बहुत सारी और भी रानियां होती थी जो कि परिस्थितियों के हिसाब से, जिम्मेदारी के हिसाब से ये फैसला लेती थी, चाहे वो सती हो या ना हो। हाँ, ये बात सही थी कि वो रीमैरेजेस नहीं करती थी, और ये भी वॉलंटरीली होता था कि वो रीमैरेजेस नहीं करती थी, बिकॉज दे वर हाईली डिवोटेड टू देयर हस्बैंड्स। जैसे कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दे वर हाईली डिवोटेड टू देयर हस्बैंड्स नॉट बाय फोर्स बट बाय द कल्चर। संस्कृति ही उनको ऐसा अपब्रिंगिंग देती थी कि वो अपने हस्बैंड के प्रति डिवोटेड रहती थी, बाय फोर्स नहीं होता था ये। चाइल्ड मैरिजेस जरूर होते थे, लेकिन ये सिर्फ विवाह तय कर दिए जाते थे। कई बार विवाह तय हो जाते थे किसी के, पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करने के लिए अपने आप को, कोई दो किंगडम्स अपने बच्चों के विवाह तय कर देते थे, लेकिन वो जब तक बड़े नहीं हो जाते थे तब तक वो साथ में नहीं रहते थे। तो ये भी फैक्ट है जो ध्यान रखा जाना चाहिए। जौहर वॉज प्रैक्टिस्ड एज चूजिंग डेथ बिफोर डिसऑनर इन द केस ऑफ, देखो अगर कोई ऐसा केस होता था व्हेन द आर्मी हैड लॉस्ट, द किंग इज किल्ड और मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स आर किल्ड इन द बैटल फील्ड, तो उसके बाद क्या हो सकता था? एनिमी वुड टेक कंट्रोल ऑफ द पैलेस और द फोर्ट, दे वुड ऑल्सो एनस्लेव द फीमेल्स ऑफ द डिफीटेड वॉरियर्स। नाउ दिस वॉज अ मैटर ऑफ शेम, दिस वॉज अ मैटर ऑफ इनडिग्निटी, and the women were highly dignified. So to protect their honor and dignity, they chose death before the dishonor. यहाँ पे ये होता था कि बहुत बड़ी फायर पिट बनाई जाती थी और एक एक औरत उसके अंदर कूद जाती थी दुश्मन के हाथों स्लेव बनने से पहले, ताकि दुश्मन को उसके शरीर की, उसके मृत शरीर, उसकी डेड बॉडी भी ना मिल पाए, वो उसकी डेड बॉडी को भी इंसल्ट ना कर पाए, इसीलिए वो आग में कूद के राख बन जाती थी। एंड दिस वॉज probably the highest order of warrior code of honor that could have been practiced in any part of the world in any time of the history. इतिहास के किसी भी समय में, दुनिया के किसी भी इलाके में इतना हाई वॉरियर कोड शायद ही देखा गया है जितना कि यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर देखा गया था। यस, द कास्ट सिस्टम हैड बिकम वेरी रिजिड, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है राजपूत सोसाइटी का, कि जाति व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई थी। क्यों हो गई थी मजबूत? क्योंकि क्लैन के ऊपर बेस्ड था सब कुछ। तो जो क्लैन वाला है, जो अपने क्लैन का है, वो भाई है, जो अपने क्लैन का नहीं है या तो वो नौकर है या फिर वो दुश्मन है। तो एक क्लैन सिस्टम बहुत ज़्यादा, सेंस ऑफ क्लैन जो था ये बहुत हाई हो जाने की वजह से कास्ट सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आई। बट द राजपूत्स पैटर्नाइज्ड हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। हिंदू धर्म को तो वो खुद मानते थे, शिव की पूजा करना, विष्णु की पूजा करना, ये तो कॉमन था उनके लिए। उसी धर्म को वो आगे भी बढ़ाते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे। लेकिन जैन धर्म के वो नहीं थे मोस्टली, पर फिर भी वो जैन धर्म को बहुत पैटर्नाइज करते थे, और उसकी एक इकोनॉमिकल वजह है, क्योंकि जैन बहुत बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे। महाराणा प्रताप अगर अकबर से इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाए तो उसके पीछे एक जैन व्यापारी का बहुत बड़ा हाथ है, जिनका नाम भामाशाह था, जो बहुत धनी सेठ थे और उन्होंने अपने सारे खजाने महाराणा प्रताप के लिए खोल दिए थे। तो इसीलिए राजपूत अपने राज्य में जैन व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पसंद करते थे, और इसीलिए अपने राज्य में एक ऐसा माहौल बनाते थे जो जैन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, अनुकूल हो, फेवरेबल हो। इसीलिए पुराने राजपूत किंगडम्स के अंदर आपको बहुत सारे जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। अब अपन ये बात करते हैं कि जो पूरा राजपूत पीरियड था, इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या था। तो पूरे राजपूत पीरियड को पॉलिटिकली दो पार्ट में डिवाइड करके हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अर्ली और लेटर। जो शुरुआती फेज था लगभग 250 साल का, वो अर्ली राजपूत फेज, और बाद में जो फेज था लगभग 300 साल का, वो लेटर राजपूत फेज। और इन दोनों फेजेस में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होता है उसको एक त्रिपक्षीय संग्राम का दौर भी कहा जाता है, यानी कि ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, जहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, पाल, बंगाल के पाल, देखिए कहाँ कहाँ के थे सारे रूलर्स अपन लिख लेते हैं। पाल्स रूल करते थे बंगाल एंड बिहार में, राष्ट्रकूट रूल करते थे डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में। गुर्जर प्रतिहार
ज्यादातर जो रूल करते हैं नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया में रूल करते हैं। तो इस तरह भारत के एक बड़े इलाके में तीन अलग अलग पावर्स इस फेज में डोमिनेट करती है और इन तीनों का ऑब्जेक्टिव होता है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव was to control the ultimate objective was to control कन्नौज, जो कि भारत में नया सेंटर ऑफ पावर डेवलप हुआ था कन्नौज। उस कन्नौज को अल्टीमेटली कॉन्कर करना था और इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल या तीनों पावर्स में से बाकी दो के ऊपर भारी पड़ते हैं राष्ट्रकूट्स, जो वैसे तो डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में रूल करते हैं लेकिन कई लड़ाइयों में गुर्जर प्रतिहारों और पालों को ये डिफीट करते हैं। लेकिन फिर इन लोगों के डिक्लाइन के बाद इनके जो फ्यूडिटरीज होते हैं जैसे चौहान, गहड़वाल, चंदेल, सोलंकी, तोमर, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन और बढ़ जाता है लेटर राजपूत पीरियड के अंदर। कौन कौन से मेजर रूलर्स थे अर्ली राजपूत पीरियड में और उनके अचीवमेंट्स क्या थे? पहले नागभट्ट फर्स्ट, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर भी कहे जाते हैं। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि इन्होंने एक अरब इन्वेडर अल जुनैद को बुरी तरह डिफीट किया था। जब ये चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हम डिस्कस करेंगे तब इस लड़ाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शायद इस चैप्टर में नहीं बता पाऊंगा, अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लड़ाई थी जिसमें नागभट्ट फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के अवनी जनाश्रय राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक राजकुमार अपनी सैनिक टुकड़ी लेके आते हैं। चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के विक्रमादित्य सेकंड और गहलोत डायनेस्टी के बप्पा रावल, ये चारों मिलकर एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं और ये कॉन्फेडरेसी अरब्स को ऐसी क्रशिंग डिफीट देती है कि सिंधु के पार खदेड़ दिया जाता है अरब्स को। एक बहुत बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट था नागभट्ट फर्स्ट का। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक बड़े रूलर आए थे जिनका नाम कृष्णा फर्स्ट था, जो पहले ग्रेट रूलर कहे जा सकते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था एलोरा में। एलोरा के अंदर आपको बहुत सारे रॉक कट टेम्पल्स मिलेंगे, लेकिन इन रॉक कट टेम्पल्स में सबसे मेजेस्टिक टेम्पल है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। गोविंद द थर्ड जो 793 एडी से लेके 814 एडी तक रूल करते हैं, वॉज अ ग्रेट कॉन्करर और इसने गुर्जर प्रतिहारों को भी डिफीट करके सेंट्रल इंडिया तक राष्ट्रकूटों की टेरिटरी और उनके कमांड और कंट्रोल को पहुंचा दिया था। एंड द सेम पर्सन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अमोघवर्ष, जो 814 एडी से लेके 878 एडी तक रूल करते हैं। लोकली अलग अलग जगहों पे भारत में कोई ऐसा राजा हुआ होगा जिसने इनसे ज़्यादा रूल किया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी पावर के तौर पे इतने साल तक रूल करने वाला कोई सा भी राजा नहीं हुआ था। मुगल्स भी नहीं हुए थे जिनके किसी राजा ने 64 ईयर्स तक रूल किया हो। अमोघवर्ष वॉज द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के फॉलोवर थे एंड पोएट ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज। और एक पोयम भी इन्होंने लिखी थी, कविराज मार्ग। He was a poet, artistic man, follower of Jain religion। वैसे तो राष्ट्रकूट रूलर्स शिव को ज़्यादा मानते थे, शिव के भक्त थे, लेकिन ये जिनसेन नाम के एक जैन मॉन्क से प्रभावित होकर जैन रिलीजन को फॉलो करने लग गए थे। कन्नड़ पोइट्री, इन्होंने पहली कन्नड़ पोइट्री कविराज मार्ग लिखी थी। बड़े लंबे समय तक इन्होंने रूल किया था। राष्ट्रकूट पावर इनके दौर में अपने प्राइम पर पहुंच चुकी थी। मिहिर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों के ग्रेटेस्ट रूलर मिहिर भोज ही थे, जिन्होंने लगभग इसी फेज में रूल किया था जिस फेज में अमोघवर्ष भी रूल कर रहे थे। मिहिर भोज की ही ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमको गुर्जर प्रतिहारों की और खुद मिहिर भोज की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
हासिल होती है। ये जो कहानी थी कि नागभट्ट फर्स्ट ने डिफीट किया था अरब इन्वेडर्स को, ये भी हमको ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से ही पता चलती है, जो मिहिर भोज के द्वारा बनवाई गई थी। एंड द पाल्स ऑफ बंगाल बिहार दे वेर यूनिक इन द फैक्ट कि इन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया था, क्योंकि अदरवाइज राजपूत पीरियड में हम ज़्यादातर यही देखते कि वैष्णव या शैव, जैसे गुर्जर प्रतिहारों की हम बात करें तो ये विष्णु के भक्त हुआ करते थे, राष्ट्रकूटों की बात करें तो ये ज़्यादातर शिव के भक्त हुआ करते थे। लेकिन बंगाल के पाल, बंगाल और बिहार के अंदर रूल करने वाले जो पाल हुआ करते थे, ये बौद्ध धर्म को प्रशय देते थे, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, और इनके ग्रेटेस्ट रूलर धर्मपाल थे। तो इस तरह से इन पाल रूलर्स ने बड़ी यूनिवर्सिटीज भी बनाई थी। वो 2 यूनिवर्सिटीज जो धर्मपाल ने बनाई थी, औदंतपुरी एंड विक्रमशिला। औदंतपुरी यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई थी, जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे, क्योंकि खुद भी बुद्धिज्म को ही पैटर्नाइज कर रहे थे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लेटर राजपूत फेज। तो लेटर राजपूत फेज में हम क्या देखते हैं? चौहानों का राइज होता है, परमारों का राइज होता है, चंदेल, तोमरों, गहड़वालों का राइज होता है। ये सब लोग कौन थे? ये गुर्जर प्रतिहारों के, राष्ट्रकूटों के या पालों के ही फ्यूडिटरीज थे, जो कभी उनके लिए लड़ा करते थे, लेकिन अब ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे, ऑटोनॉमस हो गए थे, और अभी आपस में लड़ा करते थे ताकि इनमें से कोई एक वंश बहुत ऊंचा उठ जाए, बहुत पावरफुल बन जाए। द फाइटिंग वॉज इंटेंस, और जबरदस्त लड़ाइयाँ होती थी इस दौर में टू गेन द सुप्रीमेसी। इनमें कुछ ऐसे रूलर्स हैं जो अपने आप को बहुत आउटस्टैंडिंग बनाते हैं बाकियों में, और उन्हीं में से एक है राजा भोज। तो राजा भोज जो होते हैं, राजा भोज का क्या रोल होता है कि राजा भोज कहाँ पे रूल करते थे? यहाँ पे लिखा हुआ है, राजा भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड रूल्ड मच ऑफ मालवा रीजन। व्हाट इज मालवा रीजन? मालवा रीजन इज वेस्ट एमपी, और इनकी राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी, जो आजकल धार सिटी के नाम से जानी जाती है। प्रेजेंट डे इंदौर के ठीक साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है ये शहर, जिसको आजकल धार कहा जाता है। पहले धारा नगरी होती थी, जो परमार वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। और राजा भोज एक बहुत बड़े विद्वान थे। राजा भोज ने 84 किताबें लिखी थी, 84 बुक्स he had composed by himself. He was also a great warrior। जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये शहर इन्हीं का बसाया हुआ है। जो जहाँ पे बड़े बड़े तालाब आपको देखने को मिलते हैं, वो तालाब इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। तो पहले उसको भोजताल कहा जाता था, फिर उसको बाद में भोजपाल कहा जाने लग गया, और फिर भोजपाल से वो ग्रेजुअली आने वाले समय में भोपाल हो गया। आज मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी बनने से पहले आखिरी के 200-150 साल तक ये दोस्त मोहम्मद खान के डिसेंडेंट्स की भी एक छोटा सा किंगडम रहा था, जिसको भोपाल की सल्तनत या भोपाल के नवाबी कहा जाता था। तो ये भोपाल शहर भी राजा भोज का ही बसाया हुआ है। उसी भोपाल शहर के पास में भोजेश्वर मंदिर है, जो इनकम्प्लीट टेम्पल है, लेकिन एक मैजेस्टिक है, इनकम्प्लीट होने के बावजूद मैजेस्टिक टेम्पल है। भारत का सबसे ऊंचा शिवलिंग उस मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है, वो भी राजा भोज ने बनवाया था। आज के ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में धार में सिचुएटेड है एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस, जिसको मांडवगढ़ कहा जाता है, या जिसको मांडव या मांडू भी कहते हैं। ये भी फोर्ट्रेस राजा भोज के दौर में ही बनाया गया था, जहाँ पे आगे चल के सल्तनत पीरियड के रूलर्स ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था, और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सल्तनत भी कायम हुई थी, और बाद में मुगलों ने इसको अपनी समर कैपिटल भी बना के रखा था कई समय तक। तो वो जगह भी राजा भोज की ही द्वारा बनाई गई है। एक बहुत बड़े विद्वान भी राजा भोज थे, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रूलर थे। इतने ज़्यादा विद्वान स्कॉलरली रूलर ये थे कि बाद में जब विजयनगर साम्राज्य बना, तो विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी रूलर हुए थे कृष्णदेव राया। उन कृष्णदेव राया को आंध्र भोज कहा जाता था, कि भाई जो काम राजा भोज ने उत्तर में किया था, वही काम कृष्णदेव राया ने दक्षिण के अंदर करके दिखाया था। उसी लेवल पर उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में प्रशय दिया था।
तो राजा भोज वॉज ए स्कॉलरली पर्सन एंड अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड रूलर। सिमिलरली चंदेल्स भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि चंदेलों ने उस समय जो कंट्रीब्यूशन दिया नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में वो अनपैरेलल्ड है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द खजुराहो टेम्पल्स, जिनके आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल में कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया नागर स्टाइल में। इतने सुंदर न इससे पहले कभी मंदिर बने, न शायद उसके बाद कभी मंदिर बनेंगे। इतने ब्यूटीफुल और मेजेस्टिक टेम्पल्स चंदेल रूलर्स ने अपनी टेरिटरी के अंदर बनाए थे। अब अपन बात करते हैं कि इन सारे फेज में इकोनॉमिकली क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहली चीज, एग्रीकल्चरल टैक्स वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग्स। राजाओं के लिए जो खेती से निकल के आने वाला कर होता था वही सबसे इंपॉर्टेंट होता था। और जैसा कि ट्रेडिशनली चलता आया था, 1/4 से लेके 1/6 के बीच में ये कर लिया जाता था, डिपेंडिंग अपॉन की ज़मीन कैसी है, फर्टाइल है, उस पर होने वाली फसल कौन सी है, उसका कीमत क्या होती है मार्केट के अंदर, बारिश कितनी होती है उस इलाके में, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1/4, 1/5 या 1/6 तक का टैक्स लिया जाता था। कुछ और ऐसे टैक्सेस थे जो कि थोड़े अनयूजुअल किस्म के टैक्स थे, जैसे कि एक टैक्स मैं यहां पे लिख दूं आपको, तुरुष्क दंड। क्योंकि लेटर हाफ ऑफ राजपूत पीरियड में बहुत सारे तुर्कों ने हमला शुरू किया था, तो इन तुर्कों से लड़ने के लिए राजपूत राजाओं ने तुरुष्क दंड एक टैक्स अपने लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया था। और इससे मिलने वाला सारा पैसा उस मजबूत सेना को बनाने के लिए व्यय होता रहा होगा, जिससे कि वो तुर्कों से इफेक्टिवली लड़कर अपने राज्य की रक्षा कर सके। तो इस तरह के अनयूजुअल टैक्सेस भी लिए गए। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो कॉटन का कल्टीवेशन बहुत होता था भारत में, और बहुत ज़्यादा कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता था। नमक यानी कि सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन प्रोसेशन, शुगर का प्रोडक्शन, गन्ने की खेती होती थी, शुगर का प्रोडक्शन होता था, जैगरी का प्रोडक्शन होता था, पॉटरी यानी कि बर्तन तरह तरह के बनते थे, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, और वेपन इंडस्ट्री तो वन ऑफ द बेस्ट थी वर्ल्ड में राजपूत काल के अंदर। जितने क्रिएटिव और फाइन क्वालिटी के वेपन बनते थे, उतनी क्रिएटिव और फाइन क्वालिटी के वेपन उस समय दुनिया में कहीं पे भी नहीं बनते थे। तो मेटलर्जी तो वैसे भी भारत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा ही है हमेशा से, और उसका एप्लीकेशन भी हमको देखने को मिलता है इन प्राचीन काल में, जब शानदार फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील वॉज यूज्ड इन द वॉरफेयर एज वेपन। लेकिन क्योंकि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही, और अरब्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, जिसके चलते इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी अफेक्टेड हुआ था। और इसी इंटरनेशनल ट्रेड के अफेक्ट होने की वजह से जो इकोनॉमी है उसमें डाउनफॉल आया था। एक तो कोई पैरामाउंट पावर नहीं है, छोटी छोटी पावर्स हैं या मीडियम साइज़ की पावर्स हैं। तो ये मीडियम साइज़ की पावर्स लिमिटेड ही ट्रेड या एग्रीकल्चर कर पाती थी, और ये तब भी और ज़्यादा बैकफायर करता था जबकि इसको इंटरनेशनल बैकिंग नहीं मिल पाती थी। इसीलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डाउनफॉल राजपूत पीरियड में एक्सपीरियंस या विटनेस होता है, जो कि गुप्ता एज या वर्धन डायनेस्टी तक नहीं था। बट यहाँ पे इसको देखने को मिलता है, और इसके कुछ गंभीर परिणाम भी होते हैं जो आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद।